नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्रबोध, सूचना, सोच और समाधान। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं युवा आईएएस ऑफिसर श्री अनिल कुमार राठौर जी, और आज हम उनसे जानेंगे उनकी सफलता की कहानी और साथ ही उनकी वर्तमान जिम्मेदारी के साथ जमीनी स्तर पर जो चल रही हैं योजनाएं, उनका उस पर क्या अनुभव है, उस पर आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार अनिल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप एक युवा आईएएस ऑफिसर हैं और आपकी पहले पोस्टिंग कहीं और रही होगी और वर्तमान में आप अभी डिंडोरी में जिला पंचायत सीईओ के रूप में आप काम कर रहे हैं। तो हम आपकी पहली पोस्टिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन ये सब जानने से पहले मैं आपके व्यक्तिगत जीवन, कहने का मतलब है कि आप प्रशासनिक सेवा में आपके आने का प्रेरणा क्या रही और आप किस तरीके से आपने सोचा कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। प्रशासनिक सेवा में आने का एक मोटिवेशन जब मैं कॉलेज में था तब मैंने देखा कि हमारे जो साथी हैं, कुछ लोग एमएनसी में जा रहे हैं जहां अच्छा पैकेज मिलता है, और कुछ एक वर्ग इसमें भी था कि जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। तो जब मैंने देखा कि मैं एक छोटे टाउन मुरैना से हूँ, तो वहाँ पे क्या समस्याएं हैं। हम लोग भी जब बचपन में थे तो एक टाइम था कि मतलब दिन में 8-8 10-10 घंटे लाइट चली जाती थी, तो मोमबत्ती जला के भी कई बार पढ़ना पड़ता था। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक जहन में थी मेरे। और फिर जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहा था, तो वहाँ मुझे एक कॉन्फिडेंस ये आया कि हाँ, अगर इस सेवा के लिए अगर मैं भी तैयारी करूँ तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है और मैं भी कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है इस सर्विस के लिए दे सकता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस सर्विस में आने के लिए मुझे लगती है कि हमारा जो काम का इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आउटपुट या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए दिखता है। तो अगर हम इस सेवा में आके एक अच्छा कार्य कर सकें तो काफ़ी लोगों के लिए उसका पॉजिटिव आउटकम या आउटपुट मिलता है। तो कहीं ना कहीं यही मेरे जहन में थे जब मैंने इसके लिए तैयारी शुरू की। तो सर, आप जैसे मुरैना से बिलोंग करते हैं, मुरैना जाना जाता था जैसे कि वहाँ पे बहुत डाकू वगैरह हुआ करते थे, तो क्या आपको भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ या आपको भी कुछ कहानियाँ पता होगी और वहाँ किस तरीके से ये सब चीज़? जी, एक समय था, मैं कहना चाहूँगा कि जब ऐसी समस्याएं वहाँ थी, परंतु आज की बात करें, आज के समय में बहुत तेज़ी से मुरैना प्रोग्रेस कर रहा है और हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग सर्विसेज की तरफ भी आ रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक पुराना जो स्टिग्मा था वो अब रिमूव हो रहा है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपसे भी कई लोग प्रेरणा ले रहे होंगे और वो भी आगे आने की कोशिश करेंगे। और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने इसकी तैयारी शुरू करी तो कैसी रणनीति आपने अपनाई और किस सब्जेक्ट पर आपने फोकस दिया कि अगर ये सब्जेक्ट हम लेते हैं तो हम उस पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? जैसा कि मैं कॉलेज में, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ था, तो मुझे केमिस्ट्री लेने का एक विचार इसलिए भी आया कि एक तो वो लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच अगर हमारे पास है तो हम जो साइंस में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी लाभदायक रह सकती है। और मेरा एक फोर्टे जो कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस या फिर आपको जिस क्षेत्र में अच्छे हैं तो आपको वहाँ पे मतलब लेना चाहिए वैसे ऑप्शन। जी, तो इसकी वजह से मैंने केमिस्ट्री को वैसे चॉइस किया। प्लस मेरा फोकस एथिक्स पे भी बहुत था, क्योंकि एथिक्स भी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मेनली वो आपकी सोच को भी दर्शाता है। तो ये दोनों चीज़ों पर मैंने फोकस किया। कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप एक छोटा सा संदेश दे दें, जिसके बाद हम आपकी जिम्मेदारियों पर पहुँचे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी युवा लोग तैयारी कर रहे हैं कि अपना बेस्ट दें। और कभी कभी असफलता भी हमारे हाथ लगती है, जो सभी की लाइफ का पार्ट रहता है, बट उससे हताश ना हो। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारे एफर्ट्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सीखते हैं। जो हमने सीखा है तैयारी के दौरान वो कहीं ना कहीं हमारी सर्विस में, हमारी लाइफ में, हर जगह हमारे काम आता है। तो हम मेहनत करते रहें और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, सब्जेक्ट्स हो गए, फील्ड्स हो गए, उन पे हमें और ज़्यादा अच्छे से वर्क करना चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे आपकी जो वर्तमान जिम्मेदारी है,
आप डिंडौरी एक ऐसा जनजातीय ज़िला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैगा, झारिया, अलग अलग तरीके के ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप जिला पंचायत सीईओ के रूप में आए तो किस तरीके की चुनौतियाँ आपने यहाँ देखी? एक ग्रामीण विकास विभाग में जैसे मैं जब पदस्थ हूँ, तो एक इम्पोर्टेंट चैलेंज ये था, बाकी हमारी सभी स्कीम्स हैं, उनके जैसे कि जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत अभियान की तरह हम जो सीएससी बनाते हैं, आईएचएचएल बनाते हैं, उन सभी का लाभ उनको देना, आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो हैं उनका सुविधाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचाना, ताकि कहीं ना कहीं हम उनके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पेक्ट कर सकें। तो सच ये एक कोऑर्डिनेशन के लिए एस सीईओ जिला पंचायत, मुझे लगता है ये मेरी मेन जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे। सर, चुनौतियों की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें मुझे लगता है कि एक चुनौती शायद सबसे ज़्यादा है यहाँ पे कनेक्टिविटी, क्योंकि हम भी कई गाँवों में गए हैं तो वहाँ टावर नहीं है, वहाँ पे मोबाइल्स चल नहीं रहे हैं। तो ऐसे समय पे सरकार की कई योजनाएं होती है जो ओटीपी बेस्ड हो गई है आजकल। कहीं भी जाते हैं समग्र आईडी बनाएं या आयुष्मान कार्ड बनाएं या कोई भी, उनमें सबसे पहले ओटीपी जाता है। अब ऐसे में तो वो लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं? डेफिनेटली एक चैलेंज है कि कनेक्टिविटी बेसिकली आजकल जो भी हमारे शासन से स्कीम्स हैं, मेनली हम बेनिफिशियरी लेड स्कीम्स पे जा रहे हैं, जहाँ पे उसका लाभ जो है डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए। तो ऐसी स्कीम्स में ओटीपी या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ता है। तो कभी कभी जैसे यहाँ पे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, उसका कारण है कि यहाँ पे जो डिंडोरी जिला 40% जो है डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पे मतलब सिग्नल का थोड़ा इश्यू रहता है। तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्कीम्स का लाभ लेने देने के लिए। तो उसके लिए हम जैसे शासन के द्वारा अभी कई सारे क्षेत्र में जो बेसिकली नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ भी हैं, वहाँ पे भी टावर्स वगैरह एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ गांव हैं बजाग में चाड़ा, तो वहाँ पे भी पहले कनेक्टिविटी सिग्नल की इश्यू था, बट अभी टावर आने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलियत हुई है। लोग काफ़ी सारी स्कीम्स का लाभ ले पा रहे हैं और उनके जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि आप अभी डिंडौरी ज़िले में हैं, इसकी पहले आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग रही है वो भी शायद जनजातीय ज़िले में ही रही थी? इससे पहले मैं झाबुआ में पदस्थ था एज एसटीएम, पेटलावा सब डिवीज़न में। तो वो भी एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे रहे और वहाँ अच्छा कार्य करने को मिला। वो मेरा दूसरा ज़िला था। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग ऐसे प्रोबेशनर जो हम पदस्थ होते हैं, जहाँ हमें सीखना होता है, वो विदिशा ज़िले में थी। तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ सीखा हमने, और वो कोविड का समय था तो उसकी लर्निंग्स एक अलग ही हैं, और कैसे एक पेंडेमिक को हमें डील करना है। तो कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में काफ़ी कुछ उसको सीखा कि हम कैसे, जो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। डिंडौरी ज़िले में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं सरकार की, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी यहाँ पे जो जल जीवन मिशन है वो उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइब्स है वो अलग अलग टोलों में रहते हैं, कोई घर इस तरफ है तो कोई घर दूसरी तरफ है और उनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो इसको कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है? जल जीवन मिशन मैं कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छे प्रभावशील ढंग से चलाया गया था, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। मतलब पहाड़ी इन द सेंस कि टोले मंजरे हैं और छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पे कनेक्शन देना जल जीवन मिशन के एक चैलेंज ज़रूर था, बट चूँकि इतनी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभावशील ढंग से, जैसा कि आपने भी फील्ड विजिट पर देखा होगा, तो हर जगह पानी पहुँचाया गया है। कुछ जो टेक्निकल इश्यूज़ वाली जगह हैं, वहाँ पर भी निरंतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो हमारा यही एक चैलेंज भी रहेगा और हम ये करके भी दिखाएंगे कि हम हर घर को जल जीवन मिशन के तहत हम कनेक्शन दे सकें। ये खुशी हुई है कि हमें समय से पानी मिल जाता है और समस्याएं हैं वो भी हमारे अब खत्म हो गए। सबसे ज्यादा हम लोगों को पानी का ही समस्या था। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गांव-गांव घर-घर पानी पहुंचाए। पीएचई विभाग के साथ जिला पंचायत का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो साफ और स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए पीएचई विभाग और जिला पंचायत किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है? 2-3 तरीके से इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। एक
जब जल जीवन मिशन के अंदर जो पाइपलाइन वगैरह बिछती हैं तो वहाँ पे हमारा अमला भी और पीएचई का अमला भी सभी देखते हैं कि ये जो कार्रवाई है प्रॉपर ढंग से सुचारू ढंग से चालू है। प्लस जब ये कार्य कंप्लीट होता है तो वो पंचायत को हैंड ओवर होती है। जैसे यहाँ पे कुछ क्षेत्र में फ्लोराइड का भी समस्या है तो वहाँ पे हम निरंतर टेस्ट करवाते हैं और प्लस उसके लिए जो क्यूरेटिव मेजर लेने हैं वो रेगुलर फॉलोअप करके लेते हैं। तो वो एक चैलेंज रहता है। तो वहाँ पे हम पीएचई के साथ कोऑर्डिनेशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बहुत अच्छे ढंग से होता है, जिससे हम ऐसी समस्याएं यहाँ पे नहीं आती। तो यहाँ हम सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम और जो ज़मीनी स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं डिंडोरी ज़िले में जिसका लाभ सबसे ज़्यादा यहाँ के ट्राइबल्स को, जनजातीय लोगों को मिलना चाहिए, उस पर बात करें। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया।
तो नमस्कार सर, फिर से ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जल जीवन मिशन के तहत तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और पीएचई के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन एक जो आपका सबसे अच्छा पार्ट है जिला पंचायत का, अगर हम देखा जाए स्व सहायता समूह की महिलाएं, तो ये स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं किस तरीके से काम कर रही हैं और किस तरीके से आप उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वो लोगों के घर घर तक जाएं और पानी को बचाएं और साफ पानी पिए। आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट उठाया है। यहाँ पे हम पीएचई के साथ जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करते हैं कि कुछ योजनाएं जैसे हैं, अब पीएचई जब योजना कंप्लीट कर देता है तो उसको पंचायत को हैंडओवर का रहता है। कुछ पंचायत के अलावा हम स्व सहायता समूह को भी हैंडओवर करते हैं। तो स्व सहायता समूह का ये दायित्व रहता है कि वो योजना जो है सुचारू ढंग से चले और हर जगह पानी एक तो साफ स्वच्छ आए, जिसकी वजह से ये है हम काफ़ी सारी बीमारियां और से लोगों को, बच्चों को बचा पाते हैं। दूसरा चीज़ कि स्व सहायता समूह की महिलाएं चूँकि उसी गांव से होती हैं, उन्हीं घरों से होती हैं, तो उनके संबंध गांव में इतने अच्छे होते हैं कि वो योजना सुचारू रूप से चलाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक उमरिया गांव है जनपद अमरपुर में, तो वहाँ की महिलाएं जो जल कर है वो भी बहुत अच्छे से वसूल कर रही हैं और उस जल कर से जो भी प्रॉपर मेंटेनेंस करना है उनको नल जल योजना का वो कर रही हैं, प्लस ऑपरेटर वगैरह की सैलरी भी, प्लस पानी को जो साफ़ करना है, जो भी उसमें टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है उसको भी वो लोग ले पा रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन या फिर कहेंगे कि दोनों योजनाओं का जो कन्वर्जेंस है बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो स्व सहायता समूह की दीदियां हैं वो भी एम्पावर्ड हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण पेश हो रहा है ज़िले में। तो सर, एम्पावरमेंट की बात करें तो वैसे अगर हम डिंडौरी ज़िले की बात करें तो महिलाएं तो एम्पावर है ही, क्योंकि यहाँ इक्वल जेंडर इक्वलिटी की बात ज़्यादातर हम देखते हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं रहता है कि ज़्यादातर जहाँ मेल डोमिनेंट एरियाज़ रहते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो अब जैसे स्व सहायता समूह के बारे में आपने बताया कि वो जलकर भी बहुत अच्छे से ले रही है और लोगों को समझाइश भी देती है, तो इसके अलावा सर जिला पंचायत की और भी योजनाएं होती है स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए, तो उनके लिए और किस तरीके से काम किया, जैसे कि सिलाई सेंटर्स होते हैं या फिर उन लोगों को बैंक सखी का काम होता है या बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है, तो ऐसे कौन से एक अच्छे काम है जो आपके यहाँ की ज़िले की महिलाएं कर रही है? यहाँ पे मतलब मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही वास्ट एरिया है, बट कुछ मेन जो मैं बताना चाहूँगा स्व सहायता समूह की जो दीदियाँ हमारी काम कर रही हैं, जैसे सिलाई सेंटर है, तो यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे, जैसे बजाग में है हमारे वहाँ पे हैंडलूम क्लस्टर है जो कि केंद्रीय सहायता से जो है चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समूह की दीदियाँ काम कर रही हैं और वहाँ पे उससे साड़ी और लोकल हैंडलूम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनते हैं वो यहीं पे भी बिकते हैं और बाहर भी मतलब लोग खरीदते हैं उनको। तो ऐसे ही जैसे आपने बैंक सखी का पॉइंट लिया, तो यहाँ पे जैसे अभी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जीवन सुरक्षा योजना है, इन सभी का भी एक व्यापक अभियान चल रहा है जिसमें लोगों को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। बट कहीं ना कहीं हम एक अवेयरनेस की जो कमी थी वो इनको माध्यम से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। इसके लिए हमारी दीदियां भी एम्पावर्ड हो रही हैं। ऐसे ही कृषि सीआरपी, जैसे कि एक बगिया माँ के नाम अभी
हमारे शासन का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है नरेगा के अंदर, उसमें भी हम जैसे स्व सहायता समूह की दीदियों को ही चिन्हित करके लाभ दे रहे हैं, जिससे कि भविष्य में नई योजनाएं भी बनेंगी। तो जब हम जैसे पेड़ हैं जो कि फलदार हैं तो पहले हम लगाएंगे, फिर उसके बाद नई प्रोसेसिंग पे जाएंगे, और मतलब धीमे 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 करके जोड़ते रहेंगे चीज़ें, ताकि वो एम्पावर्ड हो सके और उनको एक जो लाइवलीहुड सपोर्ट इससे मिल सके। तो ये बहुत सारी योजनाएं एसएचजी या स्व सहायता समूह की दीदियों के लिए चल रही हैं जिला पंचायत और शासन की ओर से। और सर एक और बात मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ का अगर हम देखा जाए मिलेट्स में कोदो और कुटकी की अगर हम बात करें, एक मिलेट्स ईयर तो हमारा पिछले बार जा ही चुका है, तो उसमें यहाँ के कोदो कुटकी का क्या एक स्टेटस रहा है, किस तरीके से उसको और बढ़ाने की कोशिश करें कि ये जो मिलेट्स है यहाँ होते रहें और बाहर एक्सपोर्ट भी हो। कोदो कुटकी जो है ऐसे जीआई टैग भी मिल गया है, डिंडोरी में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। हमें ये ज़रूर है कि हमें उसका रकबा जो है बढ़ाने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर विभाग की एक स्कीम भी है जिसमें प्रोत्साहन जो भी हमारे किसान हैं, अगर इसमें कोदो कुटकी के प्रोडक्शन के लिए वो रकबा बढ़ाते हैं तो उसमें उनको सपोर्ट का प्रावधान भी है। इस तरीके से प्लस प्रोसेसिंग भी यहाँ पे हम जो है बढ़ा रहे हैं कोदो कुटकी की। तो ऐसे चावल का रिप्लेसमेंट लोग देखते हैं, और स्वाद में भी बहुत अच्छी है कोदो कुटकी की खीर। मिलेट्स के लिए जाना जाता ही है डिंडोरी, खास कर पे कोदो और कुटकी के लिए। अब सर मैं दूसरी योजना पर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर अगर हम देखें आवास की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग टोलों में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जनमन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको किस तरीके से क्रियान्वित किया? ये मैं तो कहूँगा एक मास्टर स्ट्रोक है यहाँ के लिए, क्योंकि जैसा आप भी आज आए हैं और ये बारिश का सीज़न है, यहाँ का एवरेज रेनफॉल 1500 mm है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब इन जनरल नॉर्मल एरिया से। तो बारिश में एक पक्का घर होना सब हर किसी का एक सपना होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्रियान्वयन प्रधानमंत्री आवास योजना का भी और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास का दोनों का हो रहा है। एक ये हमें चैलेंज ज़रूर फेस करने को एक मिलता है कि लोग जैसे बेगल लोग जो हैं बहुत ही प्राउड लोग हैं, तो वो जो घर बनाते हैं तो कभी कभी बड़े साइज का भी बनाते हैं, तो उसके कंप्लीशन में थोड़ा सा इशू आता है। तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको सब चीज़ें प्रोवाइड टाइमली करने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लाभ जो हैं मल्टीफेसेड हैं। जैसे कि एक बारिश है तो आप पानी से नहीं भीगेंगे तो बीमार नहीं होंगे, आप स्वच्छ पानी स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ घटनाएं सांप के काटने की जो आती हैं कच्चे घरों में, वो सब भी मतलब एक आवास होने से रिड्यूस हो जाती हैं। और सर यहीं अगर हम बात करें जनजातीय जो लोग हैं, बैगा जनजाति के जो खास तौर पे लोग हैं, वो पारंपरिक जीवन के अकॉर्डिंग वो लोग बनाते हैं, तो उसको कैसे वो मेंटेन करने की बात की? आवास में ही जैसे अलाउड होता है उन लोगों को पारंपरिक घर भी मतलब उस स्टाइल से बना सकते हैं। बस ये रहता है कि छत वगैरह जो है प्रॉपर रहे, जिसमें मतलब कंप्लीट जो इंक्लाइंड रहती है, ताकि कहीं पानी वगैरह ना आए। तो पारंपरिक ढंग से भी घर बनाने का इसमें अलाउड रहता, प्रावधान रहता है। और वहीं जब अब घर बन गया है और पानी भी मिल रहा है, तो अब बात आती है स्वच्छता की। तो स्वच्छता की तरफ किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, और साथ ही हम शौचालय की बात करें, क्योंकि अगर घर बन गया है तो शौचालय होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगल का एरिया है, लोग बाहर चले जाते हैं इसके लिए, तो फिर उसको कैसे? स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके तहत हम मतलब शासन के द्वारा IHHL प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिन भी घर में आवास बना है या जो भी पात्र घर हैं जहाँ पे भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बनना है, तो प्रावधान के तहत हम उनको वो लाभ दे रहे हैं। प्लस पहले एक समस्या ये होती थी कि पानी ना मिलने से लोग यूज़ कम करते थे, शौचालय परंतु का अभी यूज़ नहीं करते। चूँकि कन्वर्जेंस हो रहा है हमारी स्कीम्स का, जल जीवन मिशन के तहत हम घर तक पानी भी दे रहे हैं, तो अब यूटिलाइजेशन और यूसेज भी बढ़ गया, जिससे आप ये साइंटिफिक इफेक्ट है कि बीमारियां वगैरह सब कम होती हैं। तो इसका एक हेल्थ के
अच्छे मतलब इम्पैक्ट दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई काम जिससे कि आप बहुत संतुष्ट हैं और ऐसा कोई काम कि आपको लगता है कि उसको बहुत जल्दी करना है जिससे कि यहाँ के जो जनजातीय लोग हो उनको उसका फ़ायदा मिले, ऐसे किसी प्रोजेक्ट के? एसएचजी में जो हमारे काम हुए हैं उससे यहाँ पे काफ़ी मतलब संतुष्टि है मुझे। प्लस जल जीवन मिशन के तहत भी काफ़ी संतुष्टि है, क्योंकि हम एक एक टोले तक, एक एक घर तक पानी दे पाए। जैसे कि आपने भी कल जैसे विज़िट किया था, वहाँ पे 3 किलोमीटर दूर 2 घर थे, तो वहाँ तक भी हम पानी पहुँचा पाए हैं। तो ये एक शासन की तरफ से बहुत अच्छी उपलब्धि है। प्लस चैलेंजेस में मैं चाहूँगा कि मैं आवास जो जनमन के हैं वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग हमारे पूरे अमले के साथ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और टाइमली उनको जो भी सुविधाएं हैं या सपोर्ट है हम प्रोवाइड भी करा रहे हैं, चाहे मिस्त्री के लिए हो या फिर मटेरियल ले जाने में कहीं कुछ अभी भी 1-2 मंजरे हैं जहाँ पे मटेरियल वगैरह ले जाने में समस्याएं आती हैं, तो हम उसको भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है, बट हम इसको ओवरकम करके समय पे हम जो है जनमन आवास कंप्लीट करेंगे। ये कि हमने जब यहाँ डिंडौरी ज़िले के कुछ गाँव में गए तो क्या था कि लोगों के बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको रोज़गार के लिए उनको नहीं मिल पा रहा है रोज़गार। तो उसके लिए कुछ आपके यहाँ की कोई टीम उन गाँव तक पहुँचे और उनको आगे बढ़ने की एक डायरेक्शन दे, एक कि वो इस दिशा में जाए, उसके लिए तो किस तरीके से आप उनको आगे लाना चाहेंगे? रोजगार के लिए हमारे शासन की तरफ से बहुत मल्टीपल स्कीम्स जैसे चालू हैं। कई बार ये होता है कि जैसे हम भी जन सुनवाई में देखते हैं तो लोगों को थोड़ी अवेयरनेस की कमी एक मुझे लगता है, तो वो भी हम दूर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को छोटा उद्योग चलाना है यहाँ लोकल में ही, PMFME एक बहुत अच्छी स्कीम है, तो लेकिन कम ही लोगों को ये जानकारी होगी। तो हम हमारे ग्रामीण जो अमला है उसके माध्यम से, ऐसे ही जैसे NRLM में भी मिस्त्री के लिए ट्रेनिंग, वो भी हम सरकार जो है उनको फ्री में ट्रेनिंग दे रही हैं। उसके बाद जो स्व सहायता समूह में ही सेम RCT में हम ट्रेनिंग करा के कोई सिलाई सेंटर या बहुत अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है, जिससे कि हम बेसिकली उनके लाइवलीहुड में भी सपोर्ट हो और स्किल्ड होगा तो हमें डेफिनेटली जॉब मिलेगी। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी स्कीम चल रही हैं शासन के द्वारा। प्लस एक मेन जो यहाँ पे स्कीम है नरेगा के अंदर आप कभी जाएंगे, अभी तो बारिश हो रही है, बट आप देख पाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ आपको काम करते हुए भी दिखेंगे। तो हम नरेगा के माध्यम से भी लोगों को सपोर्ट जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, इसके अंदर भी अगर कोई स्टार्टअप भी माइक्रो लेवल का या बड़े लेवल का जो भी खोलना चाहता है तो हम सपोर्ट करते हैं। डिंडौरी ज़िले के जो हितग्राही है और जो लोग हैं उनके लिए हम एक संदेश चाहेंगे कि आप उन्हें दें कि किस तरीके से वो सरकार की योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। शासन से जो संबंधित स्कीम्स है जो उनके लिए बनी है, उनके लिए हम हर पंचायत में भी ये जो जानकारी है कुछ चस्पा भी करवा रहे हैं और वहाँ पे हमने निर्देश भी दिए हैं कि उनको लिख के रखें, ताकि कोई भी किसी भी संबंध में जानकारी उसको चाहिए तो उसको मिले समय पर। क्योंकि जब जानकारी होगी तभी हम उसका लाभ संबंधित को दे पाएंगे और संबंधित व्यक्ति भी तभी लाभ ले पाएगा। थोड़ा जागरूकता और हमारी तरफ से भी, और लोग जो जागरूक हो गए उनको भी मैं मतलब उनसे भी एक आग्रह करूँगा कि वो भी अपने आसपास लोगों को बताएं कि शासन की ये विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं जिससे वो लोग लाभ ले सकते हैं। एक और आग्रह रहेगा कि सभी लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली हम सब मिलके अगर कंधे से कंधा साथ चलेंगे तो आउटपुट जो है आउटकम में भी बदलेगा और अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। जी जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने डिंडौरी ज़िले के लिए जो काम किया है और जो अनुभव है वो आपने साझा किए और लोगों को संदेश भी दिया कि किस तरीके से उनको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। तो सर यहाँ हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। और आज आपने देखा कि किस तरीके से युवा IAS ऑफिसर अनिल राठौर जी डिंडौरी जैसे ज़िले में और इसके पहले भी कई जनजातीय ज़िलों में रहे हैं और वहाँ किन तरीके की चुनौतियाँ होती हैं और किस तरीके से कितने मुश्किलों से सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचाई जाती है। तो
अब अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।